नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, यह एमपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए मॉडल पेपर नंबर 12 होने वाला है। देखते हैं कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों सहपाठियों को। और दोस्तों, इससे पहले जो मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं उन्हें भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पेज पर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। कौन कौन से प्रश्न हैं आपके लिए इस मॉडल पेपर में। लीजिए, पहला प्रश्न है आपके लिए, इनमें से किस नदी समूह का प्रवाह क्षेत्र दो राज्यों में है। ऑप्शन ए कोपरा, बेतवा और दूधी। ऑप्शन बी में केन, तवा और देहर। ऑप्शन सी में बेतवा, धसान एवं केन। और ऑप्शन डी दिया है धसान, बेतवा और बेबस। आपको बताना है इनमें से किनका प्रवाह क्षेत्र दो राज्यों में है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी है, बेतवा, धशान और केन। ये नदियाँ ऐसी है जो दो राज्यों में प्रवाहित होती है। बेतवा की बात करें तो बेतवा को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा, और यह रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। और हमीरपुर जिले में, उत्तर प्रदेश का जो जिला है, वहाँ यमुना में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियाँ आपको कौन कौन सी मिलेगी? बीना, धसान और जामनी इसकी सहायक नदियाँ हैं बेतवा की। इस पर आपको सम्राट अशोक परियोजना विदिशा में, राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, वो भी मिलेगी। माता टीला परियोजना मिलेगी जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। और एक आपको परीक्षा परियोजना भी इस पर मिलेगी। ठीक है। और बेतवा किनारे अगर शहर पूछे जाए तो विदिशा, भोजपुर, सांची, ओरछा, चंदेरी आदि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है आपके लिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विंध्याचल श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला देखें, इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 881 मीटर है। इसके पश्चिमी भाग में भांडेर तथा कैमूर की श्रेणियां स्थित है। ऑप्शन सी देखें तो विंध्याचल श्रेणी नर्मदा सोन नदियों के उत्तर में है। और ऑप्शन डी है गनूरगढ़ के पश्चिम में यह श्रेणी लावा चट्टानों से निर्मित है। बताना आपको कौन सा कथन विंध्याचल श्रेणी के संबंध में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके पश्चिमी भाग में भांडेर तथा कैमूर श्रेणियां स्थित है। क्योंकि यह कहाँ पर स्थित है? यह इसके पूर्वी भाग में आते हैं। विंध्याचल की बात करें तो इसके पश्चिमी भाग में मांडू पहाड़ियाँ, असरपी पहाड़ियाँ, वांचू पॉइंट, काकड़ा बर्डी, सलकनपुर, भीमबेटका आदि आती है। ये किस में आती है? सभी जो बताया मैंने ये पश्चिमी भाग में आती है। और भांडेर की बात करें तो विंध्याचल का क्या है, मध्य भाग है, जिसके अंतर्गत आपको मिलेगी सद्भावना चोटी जो कि 752 मीटर ऊंची है और दमोह जिले में स्थित है। फिर बात करें कैमूर की तो कैमूर क्या है, पूर्वी भाग है विंध्याचल का, और जिसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत आता है जो कि मेहर में है। गिद्धराज पर्वत मिलेगा आपको वहाँ, कहाँ पर, सतना में, ये भी आपका कैमूर के हिस्सा है। और यहाँ पर केन नदी का उद्गम स्थल भी आपको प्राप्त होगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न कौन सा है आपके लिए। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर खनिज है और यहाँ पर क्या है, निक्षेप खनन क्षेत्र दिए गए हैं। ऑप्शन ए में चूना पत्थर, झुकेई और बंद कुइया। बॉक्साइट के सामने क्या है, पश्माना दादर, देवसनी पहाड़। हीरा के सामने काची ढाना और गौरी बधोना। तांबा के सामने शीतला पानी और धोरली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है। खनिज से उसके संबंधित खनन क्षेत्र या निक्षेप की बात की जा रही है युग्म में जो दिए गए हैं ऑप्शन में आपको। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हीरा के सामने जो काची ढाना और गौरी दिया गया यह सुमेलित नहीं है। जबकि चूना पत्थर आपको मिलेगा जुकेई और बंदकुइया में। बॉक्साइट मिलेगा आपको पश्माना दादर और देवसनी पहाड़ में। तांबा मिलेगा शीतला पानी और धोरली में। ये जो तीनों युग्म हैं ये इनके खनन क्षेत्र से खनिज सुमेलित करते हैं। अगला प्रश्न देखें, भोज वेटलैंड के बारे में अगला प्रश्न आया है। मध्य प्रदेश के भोज वेटलैंड के संबंध में सही कथन है। पहला कथन, भोज वेटलैंड को सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके जल स्रोत कोलास नदी एवं इसकी सहायक नदी नाले हैं। यह मानव निर्मित है। चौथा कथन है, इसके रखरखाव का पूर्ण स्वामित्व सीहोर नगर पालिका निगम के अंतर्गत है।
अब आपको बताना है, ऑप्शन 4 है आपके सामने, 1 और 2 सही, 1 2 3 4 सही, 2 और 3 सही, केवल 2 और 4 सही। इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है भोज वेटलैंड के बारे में? तो इसका आंसर क्या है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसके जल स्रोत कोलास नदी एवं इसकी सहायक नदी नाले हैं, यह सत्य है, और यह मानव निर्मित है, यह भी सत्य है। तो यह 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भोज वेटलैंड कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, नदियों से है, सुमेलित करना है आपको नदियाँ और उनकी लंबाई से। चंबल के सामने 427, तापी के सामने 1312, केन के सामने 965 और नर्मदा के सामने 730 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको ABCD जो स्मॉल है उसको 1 2 3 4 से मैच करना है, जोड़ी बनाना है। बना लीजिए जोड़ी अच्छे से इसकी। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो जोड़ी बनाने पर इसका सही उत्तर आपके पास ऑप्शन डी आएगा, A3, यानी कि चंबल कितनी 965 किलोमीटर सॉरी, और B4 तापी कितनी 730 किलोमीटर मिलेगी आपको, और C1 केन कितनी 427 किलोमीटर, और नर्मदा की बात करें तो D2 1312 किलोमीटर। यह इसकी सही जोड़ी होगी। बात करें यहाँ पर चंबल नदी की, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी मऊ से निकलती है, जो इंदौर जिले के अंतर्गत आता है, और यह 965 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। शिप्रा, शिवना, कालीसिंध, पार्वती, कूनो, बनास, सीप आदि चंबल की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर आपको 3 बांध मिलते हैं चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत, गांधी सागर मंदसौर जिले में, राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और जौहर सागर आपको मिलेगा कोटा राजस्थान में। जलप्रपातों की बात करें तो चुलिया जलप्रपात भैंसरोगढ़ कोटा में मिलेगा आपको, जो कि राजस्थान में है। इंदौर जिले में चंबल नदी पर आपको पाताल पानी और शीतला माता, ये 2 जलप्रपात मिलेंगे, और एक झाड़ीदाह भी है, जो कि वो भी इंदौर जिले में आपको मिलेगा। और चंबल नदी घाटी अपनी उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयोग पूछता है प्रश्न। और बीहड़ प्रभावित जिलों के बारे में पूछा गया प्रश्न था, कौन से जिले मध्य प्रदेश में बीहड़ प्रभावित है? तो कौन कौन से, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले बीहड़ प्रभावित जिले हैं मध्य प्रदेश के चंबल घाटी क्षेत्र में आने वाले। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए। मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रदेश का अधिकांश भाग संप्राय भूमि है, बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखती है, यहाँ की मिट्टी काली एवं लाल मिट्टी के सम्मिश्रण से बनी है, यहाँ की अधिकांश मिट्टी बलुई एवं दोमट है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर है। बताना है आपको इन जो कथन दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर वाला जो कथन है यह सही नहीं है। यह क्यों सही नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई आपको 300 से 450 मीटर के बीच मिलेगी, और सीमांतों पर स्थित ऊंचे भाग की बात करें तो 500 से 550 मीटर तक मिलती है, इसलिए 1000 से 1200 मीटर की जो बात की जा रही है ऑप्शन डी में वह सत्य नहीं है। फिर बात करें बुंदेलखंड पठार के कुछ हिस्से समतल प्राय या संप्राय भूमि या मैदान की तरह उदाहरण माने जाते हैं, और इस समतल प्राय भूमि पर बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है। उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, आयोग 2 बार पूछ चुका है आपसे वो प्रश्न MPPSC एग्जाम में। उन छोटी छोटी पहाड़ियों को टोर कहते हैं, TOR, टोर कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके बुंदेलखंड पठार का साधारण ढाल की बात करें तो उत्तर की ओर है। ठीक है, और यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ बेतवा और धसान है, जो कि यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या था आपके लिए, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न जलवायु पर आधारित है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचता है, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है आपको बताना है।
तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है। यह कथन गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु की ही बात करें तो किस प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। और बाकी आपको जलवायु वाला एक टॉपिक बना हुआ है मेरे पास, अगर आप चाहते हैं उसे अपलोड किया जाए। मध्य प्रदेश के जो MPPSC एग्ज़ाम है PYQ पर आधारित है, अगर आप चाहते हैं तो उसे मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा जलवायु पर आधारित टॉपिक है, वहाँ पर MCQ प्लस थ्योरी मिलेगी आपको उसमें। देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या है? खनिजों पर आधारित प्रश्न है, और यहाँ भी आपको मिलान करना है खनिजों का। कोयला के सामने झाबुआ, कॉपर के सामने पन्ना, हीरा के सामने बालाघाट और वर्मी क्यूलाइट के सामने शहडोल दिया गया है। आपको जोड़ी बनाकर अब बताना है कि ABCD में से कौन सा सही होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, A4 मतलब कोयला कहाँ पर मिलेगा आपको? शहडोल में। B3 मतलब कॉपर कहाँ पर? बालाघाट में। C2 की बात करें तो हीरा आपको मिलेगा पन्ना में, आप सभी जानते ही होंगे। और वर्मी क्यूलाइट की बात करें तो D1 झाबुआ हो जाएगा। ये आपकी सही जोड़ी बनेगी इसमें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर परियोजनाएं दी गई है और आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो राजघाट परियोजना के सामने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, चंबल घाटी परियोजना के सामने पश्चिमी मध्य प्रदेश पूर्वी राजस्थान, बाणसागर परियोजना के सामने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सरदार सरोवर के सामने मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं कर रही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी आपको समझ में आ ही गया होगा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना बाणसागर नहीं है। यह किसकी है? कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो बता दीजिए। चलिए बताते हैं आपको, बाणसागर परियोजना किसकी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, न कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। ठीक है, फिर बात करें सरदार सरोवर परियोजना, ये भी पूछा गया था कौन सी परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वह कौन सी थी? सरदार सरोवर। ये PYQ प्रश्न था आपके लिए। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश के साथ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 लाभान्वित होने वाले राज्य है सरदार सरोवर परियोजना से, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित किया गया। और गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर का बड़ा बांध स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, मंदसौर जिला मध्य प्रदेश के सामघेर तहसील के धमनार नामक स्थान पर मुख्यतः किस चट्टान से निर्मित बौद्ध गुफाएं और मंदिर है? लेटराइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या संगमरमर? कौन से चट्टान से निर्मित बौद्ध गुफाएं मिलेगी आपको धमनार इस नामक स्थान पर? धमनार वाला प्रश्न भी आ चुका है अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या पूछा जा रहा है आपसे कि किस चट्टान से निर्मित बौद्ध गुफाएं हैं धमनार में, जो कि मंदसौर जिला के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेटराइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी एवं पश्चिमी खालिस्तान पर आपस घाट में मिलते हैं। यहाँ पर घाट आगे आएगा, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा घाट को, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कहाँ पर मिलते हैं? कैमूर श्रृंखला में, विंध्य श्रृंखलाओं में, नीलगिरी पहाड़ियों पर या राजमहल पहाड़ियों पर? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का पूछा जा रहा है, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, एल निनो ला निनो से निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है आपको। अल निनो एवं ला निनो एक प्रकार के झंझावात है। अल निनो के दौरान तट से दूर पादप प्लवक कम होते हैं। ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती है। अल निनो एवं ला नीना मौसम के प्रतिरूप है। आपको इसमें से चारों कथन में से गलत कथन का चयन करना है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, अल निनो एवं ला निनो एक प्रकार के झंझावात है। यह आपका हो जाएगा गलत कथन। और बाकी जो अल निनो के दौरान तट से दूर पादप प्लवक की संख्या प्लवक कम हो जाते हैं, ये सही है। ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती है, ये भी सत्य है। अल निनो एवं ला निनो मौसम के प्रतिरूप है, ये भी सत्य है। मतलब बी सी डी कथन जो है वह सत्य है और कथन ए जो है वह असत्य है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? पहाड़ियाँ दी गई है, आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन ए में नीलगिरी इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और पालघाट दिया है। ऑप्शन बी में अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ, पालघाट और नीलगिरी दिया है। ऑप्शन सी में इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, पालघाट और नीलगिरी। और ऑप्शन डी में इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, नीलगिरी और पालघाट दिया है। अब आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्रम क्या होगा। इसका क्रम क्या होगा? ऑप्शन सी वह देखिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इलायची की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई, फिर पालघाट और फिर नीलगिरी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पालघाट किनके मध्य है तो आएगा क्या इसका उत्तर? नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य होगा। यह भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पालघाट का पूछा जा सकता है कौन सी पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य आता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक के लिए जाना जाता है? 1990 से 2000, 2000 से 2010, 2010 से 2011 और 2011 से 2021। कौन सा दशक है जिसे प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 से 2000 का जो दशक है उसे प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दशक के लिए जाना जाता है। फिर यहाँ पर आपके लिए एक जोड़ी बनाने वाला प्रश्न आया हुआ है जो कि नदी और सहायक नदी पर आधारित है। आपको जोड़ी बनाना है। राप्ती के सामने ब्रह्मपुत्र, तिस्ता के सामने नर्मदा, हिरण के सामने गोदावरी, पूर्णा के सामने घाघरा। तो क्या होगा इसका सही मिलान? ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे? ए का 4, राप्ती नदी कहाँ पर? घाघरा की सहायक नदी। तिस्ता की बात करें तो तिस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। हिरण तो आप समझ ही गए होंगे, नर्मदा की। और पूर्णा गोदावरी की सहायक नदी है। एक पूर्णा आपको किसकी सहायक मिलेगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। फिर अब भारत की मिट्टियों से संबंधित प्रश्न आ चुका है आपके लिए अभिकथन और कारण के रूप में। अभिकथन क्या कह रहा है? लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। कारण क्या दे रहा है यहाँ पर? लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन डी, ए सही किंतु आर गलत। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। मतलब लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है और लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र ताप विद्युत कोरबा ताप विद्युत गृह से प्राप्त करता है। राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रण में है। ऑप्शन सी है, विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड की स्थापना जर्मन के सहयोग से की गई है। टिस्को अपने लिए हेमेटाइड लौह अयस्क की आपूर्ति नोवा मंडी से करता है। इनमें से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है, यह सही नहीं है। बाकी ए, बी और डी तीनों कथन सही हैं।
फिर अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा से 2001 में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा को संशोधित करके कौन सा शब्द जोड़ा गया? भौतिक, आर्थिक, सामाजिक या स्वास्थ्य? खाद्य सुरक्षा में जो 2001 में उसकी जो परिभाषा है उसको संशोधित किया गया और एक शब्द जोड़ा गया था उसमें, तो वो शब्द था सामाजिक। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सामाजिक शब्द जोड़ा गया था। अब देखें 19वां प्रश्न आपके लिए क्या आया है। 19वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन से कथन सत्य है? इस नहर का उद्गम पंजाब में स्थित हरिके बैराज से होता है। पंजाब एवं हरियाणा में इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई 170 किलोमीटर है। राजस्थान में इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई 34 किलोमीटर है। इस परियोजना की परिकल्पना रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से में 7.59 MAF जल के उपयोग के लिए की गई है। ऑप्शन दिए आपको, ए बी सी सही है, ए सी डी सही है, ए सी सही है या यह सभी सही है? कौन सा सही होगा इसका उत्तर ए बी सी डी में से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। ये जो चारों कथन दिए गए हैं इनको पढ़ लीजिएगा, ये चारों कथन सत्य है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तब तक बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ज़्यादा डिस्कस करने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डिस्कशन थोड़ा कम ही रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रवासन उत्प्रवास आप्रवासन से किस प्रकार भिन्न है? पहला क्या दे रहा है यहाँ पर, प्रवासन एक तरफा मूवमेंट है, जबकि उत्प्रवास और आप्रवासन में एक चक्र यात्रा शामिल है। ऑप्शन बी है, प्रवासन में लंबी दूरी की गतिविधियाँ शामिल होती है, जबकि उत्प्रवास और आप्रवासन छोटी दूरी की होती है। ऑप्शन सी है, प्रवासन केवल मौसमी होता है, जबकि उत्प्रवास और आप्रवासन दैनिक या मौसमी रूप से हो सकता है। ऑप्शन डी है, प्रवासन एक चक्र यात्रा है, जबकि उत्प्रवास और आप्रवासन में एक तरफा यात्राएं शामिल है। अब किस प्रकार भिन्न है प्रवासन उत्प्रवास और आप्रवासन से? आपको चुनना है, चार कथन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रवासन एक चक्र यात्रा है, जबकि उत्प्रवास एवं आप्रवासन में एक तरफा यात्राएं शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन एक, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कथन दो क्या कह रहा है, यह कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। अब बताना है आपको, कथन एक और दो दोनों सही, कथन एक गलत, कथन दो सही। कथन एक एवं दो दोनों गलत है, कथन एक सही, कथन दो गलत है। अब दोनों कथनों के बारे में आपको चुनना है कि दोनों सत्य है या असत्य है, या एक सत्य दो असत्य, या एक असत्य दो सत्य। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कपिल सांख्य की बात पद्धति की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, क्योंकि कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कपिल बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। इस प्रकार दोनों कथन जो है वो सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुंगों के पश्चात नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में सातवाहनों का अभ्युदय हुआ। सातवाहनों के सिक्के मालवा में विदिशा तथा नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, जिसे आप क्या कहते हैं नर्मदापुरम और जबलपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। सी कथन क्या कह रहा है, सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत अनूप, निमाड़, विंध्य और ऋक्षवत, ऋक्षवत क्या सतपुड़ा क्षेत्र की बात हो रही है, पर्वतीय क्षेत्र था। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है चुनना है, ए बी, ए और सी या ए बी सी। कौन से कथन सत्य है? जो ए बी सी कथन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए बी और सी तीनों सत्य है। मतलब शुंगों के पश्चात नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र में सातवाहनों का अभ्युदय हुआ, यह कथन सही है। फिर सातवाहनों के सिक्के मालवा में विदिशा तथा नर्मदा घाटी में होशंगाबाद और जबलपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए, यह भी सही है। फिर सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत अनूप, निमाड़, विंध्य और ऋक्षवत मतलब सतपुड़ा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र था, तो यह भी सही है।
मतलब तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न गांधी इरविन समझौते के बारे में है। गांधी इरविन समझौता 1931 के अंश के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वादा महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, पुलिस ज्यादतियों की जांच हेतु जोर न देना, ब्रिटिश भारतीय शासन में भारतीयों की सहभागिता। ऑप्शन डी था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की सहभागिता। अब कौन सा वादा नहीं किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ब्रिटिश भारतीय शासन में भारतीयों की सहभागिता। यह वादा नहीं किया था, जबकि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन, पुलिस ज्यादतियों की जांच हेतु जोर न देना और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की सहभागिता ये वादे किए थे। फिर अगला प्रश्न है योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन के अनुसार चित्त भूमि का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ऑप्शन बी मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ऑप्शन सी विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, मूढ़ और क्षिप्त। ऑप्शन डी एकाग्र, विक्षिप्त, निरुद्ध, मूढ़ और क्षिप्त। कौन सा चित्त भूमि का सही क्रम है योग दर्शन के अनुसार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या होगा चित्त भूमि का सही क्रम? क्षिप्त, फिर मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए तीर्थंकरों से, जिनका प्रतीक को के अनुसार आपको मिलाना है जोड़ी। महावीर के सामने सुअर, पार्श्वनाथ के सामने बैल, ऋषभनाथ के सामने शेर है और विमलनाथ के सामने सांप है। आपको जोड़ी बना के बताना है कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जोड़ी बना लीजिएगा। A3 मतलब कि महावीर के सामने क्या आएगा? A3 की बात हो रही है तो शेर हो जाएगा। फिर बात हो रही है B4, पार्श्वनाथ के सामने क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। C2 हो रहा है यहाँ पर, C2 के सामने क्या? ऋषभनाथ के सामने बैल और विमलनाथ जो बच्चा है उसके सामने ये सुअर आ जाएगा, वराह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वराह मिहिर की वृहत संहिता की रचना हुई थी, कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 3री शताब्दी में और प्रथम शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कब हुई थी? ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी में हो जाएगा। और वराह मिहिर का जन्म स्थल किसे माना जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है आयोग द्वारा प्रीलिम्स में, तो आपको ध्यान रखना है किसे माना जाता है वराह मिहिर का जन्म स्थल। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह प्रश्न मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर, सॉरी अगले प्रश्न की ओर, क्षमा कीजिएगा। क्या है 27 नंबर में? एलोरा के स्थापत्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। विश्व विख्यात कैलाश मंदिर गुफा संख्या 10 है। यहाँ का स्थापत्य मुख्यतः बादामी के चालुक्य एवं राष्ट्रकूट युगीन है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। अब आपको बताना है, संयोजन का चयन करना है कि कौन सा सही संयोजन होगा। ABC, BCDE, ADE, ABDE। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ABD और E। ए, फिर कौन सा? बी, फिर है डी और ई। ये जो है ये सही है, मतलब कि एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, यह भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें, यहाँ का स्थापत्य मुख्यतः बादामी की चालुक्य एवं राष्ट्रकूट युगीन है। ठीक है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है वह कृष्णा प्रथम ने बनवाया था। और यहाँ पे जो 10 नंबर गुफा संख्या दिया है, ये 10 नंबर गुफा संख्या नहीं है। फिर कौन सी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न कैलाश मंदिर जो है एलोरा का, वहाँ उसके बारे में आयोग ने कई बार प्रश्न पूछे हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथों में थी। अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे। सही कूट का चयन करना है। कथन 1 सत्य, कथन 2 सत्य, ना तो कथन 1 सत्य ना ही 2 सत्य।
दोनों कथन सत्य। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सत्य है। मतलब कि समस्त गणतंत्रों में शक्ति किसके हाथ में थी? कुलीनों के हाथ में थी। और दूसरा क्या है? अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे। ये दोनों कथन पूर्णतः सत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न, ऋणों के बारे में है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पितृ ऋण से ऊ ऋण हुआ जा सकता है? ब्रह्मचर्य के पालन से, यज्ञ करने से, पुत्र को जन्म देकर, या गरीबों की मदद करके। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, पुत्र को जन्म देकर पितृ ऋण से ऊ ऋण हुआ जा सकता है। बात करें ऋणों की तो आपको तैतरीय संहिता में 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है जिनको चुकाना मनुष्य के लिए आवश्यक था। पहला आपको मिलता है देव ऋण, दूसरा मिलता है जिसको हम चुका सकते हैं देव ऋण को किसके द्वारा? यज्ञ करके। दूसरा ही बात करें ऋषि ऋण हुआ करता था, ऋषि ऋण को गुरु से ज्ञान प्राप्त करके चुकाया जा सकता था। वेदों का अध्ययन और अध्यापन से चुकाया जाना चाहिए, यह कहा गया है ऋषि ऋण के बारे में। फिर पितृ ऋण के बारे में क्या कहा गया है? विवाह एवं संतान उत्पत्ति करके पितृ ऋण से ऊ ऋण हुआ जा सकता है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन सी, पुत्र को जन्म देकर, मतलब संतान उत्पत्ति के द्वारा। फिर यहाँ पर आपको एक पंच महायज्ञ भी मिलता है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तैतरीय अरण्यक में पंच महायज्ञों को जो उल्लेख मिलता है वो प्रत्येक ग्रस्त के लिए आवश्यक थे। कौन कौन थे पंच महायज्ञ? भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। यह क्या थे? पंच महायज्ञ थे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर 4 पुरुषार्थों की बात करें तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष थे। फिर बात करें त्रिवर्ग में 3 पुरुषार्थ आते थे, धर्म, अर्थ और काम आता था। कौन कौन से त्रिवर्ग में आते हैं? धर्म, अर्थ और काम। ये पुरुषार्थ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करें 4 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम भी आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का एक साथ उल्लेख आपको जाबाली उपनिषद में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है वो भी, ठीक है। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। ब क्या कह रहा है? मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। स क्या कह रहा है? गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। अब 4 ऑप्शन है, ए असत्य है, ब और सॉरी ऑप्शन ए क्या कह रहा है? असत्य है, ब और सत्य है। अ और ब असत्य है और सत्य है। तीसरा सभी असत्य है, चौथा सभी सत्य है। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। मतलब गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। कुछ गुप्त शासकों की बात हो रही है क्योंकि सभी गुप्त शासक शिव के उपासक नहीं थे, कुछ थे, ठीक है। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई थी, ये भी सत्य है। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। और गुप्त शासक मूलतः किसके उपासक थे? कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। गुप्तों के बारे में एक बात करें तो हमें क्या मिलता है? चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से 335 तक शासन किया, वह वास्तविक अर्थ में गुप्त साम्राज्य की नींव डालने वाला था, जो कि घटोत्कच जो था उसका पुत्र था, ठीक है। समुद्रगुप्त जो था उसे भारत का नेपोलियन और लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत शुरू किया था, ये भी ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना आपको, पहला गुप्त सम्राट जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे वो भी चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। फिर आगे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, 375 से 415 तक शासन किया। इसके माता पिता दत्ता देवी एवं समुद्रगुप्त थे, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। फिर बात करें आगे, फिर एक महत्वपूर्ण गुप्त शासक आपके सामने आता है कुमारगुप्त प्रथम, 415 से 455 तक ये शासन करता है। इसकी उपाधि महेंद्र आदित्य थी। और इसके बारे में जो आपको मिलती है
एक अभिलेख की बात करते हैं जो कि आपको मध्य प्रदेश से संबंधित मिलता है। मंदसौर प्रशस्ति, जिसमें कुमारगुप्त प्रथम के राज्यपाल बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। और कुमारगुप्त प्रथम के व्यवस्थित शासन का वर्णन किस में मिलता है आपको? वत्स भट्टी द्वारा रचित मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अपने मध्य प्रदेश से जुड़ने वाला इतिहास है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न क्या आ रहे हैं आपके लिए। मध्य प्रदेश के इतिहास पर पहुंच चुके हैं। कथन ए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भोपाल की सिख सेना सिकंदर जहां बेगम की पूरी पूरी भक्त थी और निरंतर अंग्रेजों की सहायता कर रही थी। कारण, महावीर और वली शाह ने एक नवीन क्रांतिकारी सेना को संगठित कर एक नई हुकूमत की नींव रखी जिसका नाम सिपाही बहादुर था। अब नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही नहीं है। कथन ए सही परंतु कारण आर गलत। कथन ए गलत परंतु कारण आर सही। क्या होगा इसका उत्तर? 31 की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, मतलब कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भोपाल की सिख सेना किसकी पूरी पूरी भक्त थी? सिकंदर जहां बेगम, भोपाल की जो बेगम थी, और अंग्रेजों की निरंतर सहायता भी की जा रही थी सिकंदर जहां बेगम और सिख सेना के द्वारा। सत्य है। दूसरा यहाँ पर कारण क्या दिया था वो भी सत्य है कि महावीर और वली शाह ने एक नवीन क्रांतिकारी सेना को संगठित कर एक नई हुकूमत की नींव रखी थी जिसका नाम क्या था? सिपाही बहादुर था। यह प्रश्न भी आयोग ने पूछा है पिछली परीक्षाओं में, सिपाही बहादुर के बारे में ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमिजा शैली की चर्चा किस ग्रंथ के अध्याय संख्या 65 में की गई है? नाट्यशास्त्र, अपराजित प्रच्छा में, रस मीमांसा में, सम्रांगण सूत्रधार में। कहाँ की गई है भूमिजा शैली की चर्चा? क्या है इसका उत्तर? ऑप्शन डी, सम्रांगण सूत्रधार में की गई है भूमिजा शैली की चर्चा, जो कि स्थापत्य कला से संबंधित है भूमिजा शैली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? किसकी रचना है सम्रांगण सूत्रधार? तो सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज की रचना है जिसमें उन्होंने स्थापत्य के बारे में जानकारी दी है। भवन निर्माण, मूर्ति शिल्प, प्रतिमा विज्ञान आदि की विस्तृत चर्चा आपको मिलेगी। इसी के साथ आपको एक युक्ति कल्पतरु भी राजा भोज की रचना है जो भी स्थापत्य पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। और इन्होंने राजा भोज ने एक संगीत पर भी ग्रंथ लिखा है, गीत प्रकाश, वो भी ध्यान रखना है। इतिहास ग्रंथ इनका संजीवनी है। फिर संस्कृत साहित्य शास्त्र इन्होंने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश प्रमुख संस्कृत साहित्य की रचना की है राजा भोज ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोश ग्रंथों की बात करें तो आमख्याया, अनार्थ कोश, अनेकार्थ कोश और नाम मालिका, ये इनके कोश ग्रंथ है राजा भोज द्वारा रचित। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनना है आपको। केवल ए, केवल बी, न तो ए न तो बी, ए और बी दोनों। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्या है? कथन सत्य है क्योंकि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। फिर कथन दो जो है बी में, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यह भी कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सत्य है, उत्तर हो जाएगा आपका। फिर अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो के बारे में है और महाराजा गुलाब सिंह, दो कथन दिए गए हैं। पढ़िए आपको पहले प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है बताना है आपको। पहला कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने महाराजा गुलाब सिंह पर
खून का आरोप लगाकर इंदौर के एजीसी ऑफिस में उन पर मुकदमा चलाया और रीवा से बाहर भेज दिया। ऑप्शन बी सॉरी कथन बी क्या कह रहा है, महाराजा गुलाब सिंह ने अपने मुकदमों के पैरवी के लिए प्रसिद्ध अधिवक्ता तेज बहादुर सप्रू को चुना। निम्नलिखित कोटों का द्वारा आपको सही उत्तर चुनना है, केवल ए, केवल बी, ना तो ए ना तो बी, ए और बी दोनों। कौन से कथन सत्य है, ए बी में से आपको बताना है। तो इसका उत्तर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने महाराजा गुलाब सिंह पर खून का आरोप लगाकर इंदौर के एजीएस ऑफिस में उन पर मुकदमा चलाया और रीवा से बाहर भेज दिया था। यह भी हाल ही में एमपीपीएससी द्वारा आयोजित एक परीक्षा में पूछा गया था। फिर दूसरा कथन क्या है, महाराजा गुलाब सिंह ने अपने मुकदमों के पैरवी के लिए प्रसिद्ध अधिवक्ता तेज बहादुर सप्रू को चुना था। यह कथन भी सत्य है। फिर जोड़ी बनाने वाला प्रश्न आपके लिए आ गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। राजवंश का नाम और क्षेत्र दिया है। ए में देखिए वल्लभी का मैत्रक वंश, क्षेत्र मालवा। शैल वंश महाकौशल क्षेत्र, राष्ट्रकूट बैतूल एवं मालवा। वर्धन वंश मालवा बुंदेलखंड महेश्वर तथा नर्मदा तट के क्षेत्र। अब ABCD आपको ऑप्शन दिए कूट यहाँ पर बताना है कि कौन से युग्म सही सुमेलित है। इसका उत्तर भी आपको मिलेगा ऑप्शन डी, क्योंकि वल्लभी मालवा, शैल वंश महाकौशल, राष्ट्रकूट बैतूल मालवा और वर्धन वंश मालवा बुंदेलखंड महेश्वर और नर्मदा के तट क्षेत्र, ये चारों जो युग्म है सही सुमेलित है राजवंश और उनके क्षेत्रों के बारे में। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी। 1953, 1951, 56 या 54 में। इसका उत्तर क्या होगा, 1954 में आदिम जातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हुई थी। 37वां प्रश्न है, धार राज्य की स्थापना किसने की थी। उदाजी पवार, हेमेंद्र राव पवार, यशवंतराव पवार, प्रथमेश्वर राव पवार, किसने की थी धार राज्य की स्थापना। इसका आंसर क्या है, उदाजी पवार, ऑप्शन ए, उदाजी पवार ने धार राज्य की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति किसे अपना पितृ पुरुष मानते हैं। परशुराम जी, नाहरजा बाबा, वाल्मीकि जी या भदोई बाबा, किसे अपना पितृ पुरुष मानती है सहरिया जनजाति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाल्मीकि जी को। 40वां प्रश्न आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है, महारानी माया का स्वप्न नामक रिलीफ प्रतिमा जो कि भरूच से है, किस संग्रहालय में है। बर्मिंघम संग्रहालय, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इंडस्ट्री संग्रहालय नई दिल्ली, ओडिशा राज्य संग्रहालय, कहाँ पर मिलेगी आपको महारानी माया का स्वप्न नामक रिलीफ प्रतिमा। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में रखी हुई है यह। फिर अगला प्रश्न है, इन निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। प्राचीन नगर और सामान्य परिचय, महेश्वर के सामने क्या दिया है, मालवा एवं नर्मदा घाटी का नगर। प्राग ऐतिहासिक एवं पौराणिक, उज्जैनी के सामने ईसा पूर्व लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी का विख्यात नगर। मांडू के सामने 10वीं ईस्वी लगभग में प्रारंभ किंतु 15वीं सदी में पुनर्स्थापित। विदिशा के सामने ईसा पूर्व लगभग 2री शताब्दी का नगर और मालवा का सीमांत नगर। कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। हिंदी ग्रंथ एकेडमी पर आधारित प्रश्न है यह, मध्य प्रदेश ग्रंथ एकेडमी की जो किताब है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो उसके अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, विदिशा ईसा पूर्व लगभग 2री शताब्दी का नगर, मालवा का सीमांत नगर, यह क्या है, गलत युग्म है। आगे देखते हैं 41वां प्रश्न, संविधान के 42वें संशोधन के संदर्भ में क्या सुमेलित है। मौलिक कर्तव्यों का नया अध्याय जोड़ा गया, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, एक विषय शिक्षा जो राज्य सूची में था समवर्ती सूची में लाया गया, आपातकालीन उद्घोषणा को 1 माह की अवधि के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, यह प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन ए बी, ABC या ABCD कौन से सत्य है, सुमेलित है। बताना आपको सुमेलित है मतलब कि सत्य कथन की बात की जा रही है आपसे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, A, B और C। मौलिक कर्तव्यों का नया अध्याय जोड़ा, कार्यकाल 6 वर्ष लोकसभा का किया गया और शिक्षा को राज्य सूची समवर्ती सूची में लाया गया, और यहाँ पर आपातकालीन घोषणा की 1 माह की अवधि के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, यह
प्रावधान 42वें संशोधन से संबंधित नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ए, बी और सी, डी इसके संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है आपके लिए 42वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 में 18वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश से संसद सदस्य है, सूची 2 में निर्वाचन क्षेत्र है। तो आपको इसकी जोड़ी बना के बताना है कि कौन से सदस्य किस निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा में चुने गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जोड़ी बनाकर देख लीजिएगा कौन सा किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुना गया है। देखते हैं 43वां प्रश्न। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 43 का इसका भी सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है। 44वां प्रश्न है आपके लिए, राज्यपाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, 154 के सामने राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, 155 के सामने राज्यपाल को हटाना, 156 के सामने राज्यपाल की पद अवधि। कौन सा सही नहीं है इनमें से? कौन सा सही नहीं? ऑप्शन सी हो जाएगा। 155 में राज्यपाल को हटाना यह सुमेलित नहीं करता, जबकि 153 में राज्यपाल का पद है, 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है, 156 में राज्यपाल की पदावधि। यह तीनों क्या है? सही है। आगे देखें, जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिला योजना समिति एक संवैधानिक निकाय है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति गठित करने का प्रावधान है। जिला योजना समिति जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती है, विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। जिला योजना समिति की सिफारिश जिलाधीश द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाती है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जिला योजना समिति की सिफारिश जिलाधीश द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाती है। यह कथन जो है वह क्या है? सही नहीं है। बाकी जो ए, बी और सी है यह सत्य है। पढ़ लीजिएगा इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है? संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। दूसरा है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक आदेश दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। ऑप्शन ए एक सही, ऑप्शन बी दो सही, एक और दो दोनों सही, एक और दो दोनों गलत। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन एक सही है। मतलब कि जो कथन एक कह रहा है, संसद विधि द्वारा जो दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी, यह कथन सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? पहला, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों एवं विवादों का निर्णयन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। 2, 3, 1, 2 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। पढ़ लीजिए अच्छे से प्रश्न को। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा के भारत के निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में कौन से कार्य? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापतियों के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के निर्वाचन करवाना,
उपयुक्त निर्वाचन संबंधी सभी संदेहों और विवादों का निर्णयन। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी आपको बताया, ये सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के पदों के लिए निर्वाचन करवाना क्या है, किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है। फिर वह दूसरा कथन क्या कह रहा था? नगर पालिकाओं और नगर निगमों, स्थानीय निकायों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। ठीक है। तीसरा भी गलत क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग केवल अपने अधिकार क्षेत्र के चुनावों से संबंधित कुछ प्रशासनिक विवादों जैसे राजनीतिक दलों के प्रतीक आदि को देखता है। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, काफ़ी बड़ा प्रश्न है ये भी। सही क्या है आपको बताना है। यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? पहला, वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है। दूसरा, यदि वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह कुछ सुझावों सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। तीसरा, यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। चौथा कथन क्या कह रहा है? यदि राज्यपाल विधेयक के प्रावधानों से सहमत नहीं है तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास संदर्भित कर सकता है। क्या सही है इसमें से? एक, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार। 48वां प्रश्न है आपके लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, एक दो तीन चारों सही है। ये जो चार कथन दिए गए हैं ये क्या है? ये चारों कथन सही है। पढ़ लीजिएगा इनको अच्छे से, चारों फैक्ट काफ़ी काम के आपके। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही द्वारा उत्तर का चयन करना है। एक तरफ अध्यक्ष है, दूसरी तरफ विधानसभा दी गई है। यज्ञदत्त शर्मा के सामने 13वीं, ब्रजमोहन मिश्रा के सामने 7वीं, ईश्वरदास रोहाणी के सामने 15वीं और गिरीश गौतम के सामने 9वीं। तो क्या होगा इसका सही मिलान? ऑप्शन ए हो जाएगा। सही जोड़ी इसकी जो बनेगी वह ऑप्शन ए में दी गई, वह सही जोड़ी बनेगी। बना लीजिएगा जोड़ी अच्छे से। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर की पहचान कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। विधानसभा का प्रथम अधिवेशन 31 दिसंबर 1956 को आयोजित हुआ। प्रथम मंत्रिमंडल में 12 मंत्री और 11 उप मंत्री थे। अब जो कोड दिए गए हैं केवल एक सही, एक दो सही, तीन सही, एक और तीन सही। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और तीन सही है, मतलब एक और ये तीन जो कथन है ये दोनों सही है, मतलब मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। प्रथम मंत्रिमंडल में 12 मंत्री और 11 उप मंत्री थे। ठीक है। सिकल सेल पे आ चुके हैं अपन। सिकल सेल के बारे में बात करते हैं। सिकल सेल रक्त अल्पता किसके कारण होती है? लोह तत्व Fe की कमी, लिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी उत्परिवर्तन, अलिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी उत्परिवर्तन, अलिंग गुणसूत्र पर प्रभावी उत्परिवर्तन। किसके कारण सिकल सेल रक्त अल्पता होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी उत्परिवर्तन। फिर है 52वां प्रश्न आपके लिए। कंकाल की मांसपेशी में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका क्या है? टिटिन अणुओं का संश्लेषण, मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा उत्पादन, अंतःकोशिकीय द्रव्य संतुलन बनाए रखना, मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण। क्या कार्य करता है कंकाल की मांसपेशी में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? उसकी भूमिका आपको बतानी है। चारों ऑप्शन में उसकी भूमिका दी गई, कौन सी सही होगी? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? ऑप्शन डी, मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण में किसकी भूमिका होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगला प्रश्न है डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? आकाश एनजी, क्यूआर सेम, वीएल एसआर सेम या ब्रियोडस या VSHORADS। इसका सही उत्तर क्या है? वो उस प्रणाली का नाम VSHORADS है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 54 पे आ चुके हैं अपन। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर
वेस्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता किसके लिए उत्तरदायी होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम के लिए। ठीक है। 55वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जैव विविधता पर कन्वेंशन। किसका परिणाम है UNFCCC? इसका उत्तर होगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न किस हार्मोन की कमी के कारण ऑस्टियोक्लास्ट की क्रिया बढ़ जाती है? हड्डियों में कैल्शियम कम जमाव, हड्डियों में मैट्रिक्स की क्षति। कौन सा हार्मोन जिसकी कमी के कारण ये तीनों जो फैक्ट दिए हैं ये होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन। इसका उत्तर होगा प्रोजेस्ट्रॉन के कारण ये सब होता है। ऑस्टियोक्लास्ट की संख्या बढ़ जाती है, हड्डियों में कैल्शियम का कम जमाव, हड्डियों के मैट्रिक्स की क्षति, यह सब प्रोजेस्ट्रॉन की कमी के कारण होता है। देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना आपको। इसरो के केंद्र और स्थान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल, UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून उत्तराखंड, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद तेलंगाना। कौन से सुमेलित है यहाँ पर? AB, ABC, ABCD या ABCD? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी। केवल ए और बी क्या है? ऑप्शन ए में जो दिए ए और बी सुमेलित है। विक्रम साराभाई केंद्र त्रिवेंद्रम, UR राव बेंगलुरु जो दिया गया है URSC कर्नाटक, ये दोनों क्या है? सही सुमेलित है। आगे बात करें तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS कहाँ पर है? यह देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ पर है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। सूची 1 और 2 को मिलाना है और नीचे दर्शाए गए कोड की सहायता से आपको सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर आनुवंशिक विकार है। सूची 2 में संबद्ध है किससे? दात्र कोशिका अरक्तता गुणसूत्र क्रमांक 12, पुटी तंतुमयता X गुणसूत्र, वर्णांधता गुणसूत्र क्रमांक 11, फिनोल कीटोन यूरिया गुणसूत्र क्रमांक 7। सही जोड़ी मिलाकर आपको बताना है इसका उत्तर। तो सही जोड़ी इसकी क्या बनेगी? 58 में इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी के सामने 2 और डी के सामने 1। ये आपकी सही जोड़ी बनेगी। बना लीजिएगा इसकी सही जोड़ी। फिर अगला प्रश्न है, मानव में वक्षी क्षेत्र के स्तर पर रीढ़ की हड्डी का पूर्ण विनाश के कारण क्या होता है? एक पैर की स्वैच्छिक गति का पूर्ण नुकसान, दोनों पैरों में स्वैच्छिक गति का पूर्ण नुकसान, स्वैच्छिक गतिविधि और एक पैर की संवेदना का पूर्ण नुकसान, दोनों पैरों में स्वैच्छिक गति और संवेदना का पूर्ण नुकसान। क्या होता है? ऑप्शन कौन सा इसका उत्तर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों पैरों में स्वैच्छिक गति और संवेदना का पूर्ण नुकसान हो जाएगा मानव में वक्षी क्षेत्र के स्तर पर रीढ़ की हड्डी का पूर्ण विनाश के कारण। ठीक है। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन, जोड़ी बनाने का मिलाना है आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के सामने 2006, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1981, वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के सामने 1972, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के सामने 2016। तो क्या जोड़ी बनेगी इसकी? इसकी जोड़ी बनेगी ऑप्शन बी, A3, B1, C2, D4। बना लीजिएगा इसकी जोड़ी भी। आगे देखते हैं, जनजाति संस्कृति में मातृ देवी की उपासना का प्रचलन है। इस संदर्भ में मातृ देवी के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? गुडी, बिजासन, खैर माता या बड़ी देवी? किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गुडी के नाम से जाना जाता है।
फिर अगला प्रश्न, भील क्रांतिकारी भीमा नायक एवं अंग्रेजों के बीच सतपुड़ा पर्वतों में पंचबाउली नामक स्थान पर निर्णायक युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1856, 1858, 1857, 1859। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा 1858 में। मैंने जो ये लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने पंचबाउली की और इनकी लड़ाइयाँ, इसका एक प्रश्न पिछले वाले मॉडल पेपर में डाल रखा है। वहाँ जाकर आपको सारे युद्ध और उनके सामने उनके वर्ष तिथि के साथ आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोल समुदाय में प्राचीन समय में नहीं हुआ करती थी? 84 गांव की पंचायत, मंडल पंचायत, स्थानीय पंचायत या परगना पंचायत? क्या नहीं हुआ करती थी प्राचीन समय में कोल समुदाय में? इसका उत्तर होगा मंडल पंचायत, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या 59.9 लाख की जनजातियों की है। बिंजवार एवं कवार, कोल, कोरकू, भील भिलाला, बेगा एवं भारिया किन की है जनसंख्या 59.9 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन सी हो जाएगा, भील एवं भिलाला की यह जनसंख्या है। फिर अगला प्रश्न, मंडला जिले की गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता? रावणवंशी गोंड, सूर्यवंशी देवगढ़ी गोंड, गुदेव गोंड या चंद्रवंशी गोंड? इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रवंशी गोंड नहीं पाए जाते हैं मंडला जिले की गोंड जनजाति में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु प्रारंभ की गई योजना का नाम है? क्या है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, आहार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री विशेष योजना? क्या नाम है उसका? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। अनुच्छेद 46 संवैधानिक प्रावधान जनजातियों के लिए। संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के किन हितों के संवर्धन की बात की गई है? सामाजिक हित, सांस्कृतिक हित, शैक्षिक हित, आर्थिक हित? सही कूट द्वारा उत्तर चुनना है आपको, 1 2 1 3 2 4 3 4। क्या होगा सही कूट इसका? ऑप्शन डी 3 और 4, शैक्षिक और आर्थिक हित हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला जनजाति नायक थे। उन्होंने सन 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध निमाड़ क्षेत्र से आवाज उठाई। 8 अक्टूबर 1858 को वीर योद्धा सीताराम कंवर और उनके साथी ब्रिटिश फोर्स के साथ एक मुठभेड़ में शहीद हो गए। नायक सीताराम कंवर के शहीद होने के बाद टांडा बरूड के भिलाला नायक रघुनाथ सिंह मंडलोई ने क्रांति की मशाल जलाए रखी। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? ए और बी और सी, ए बी डी या ए बी सी डी? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ए बी सी डी। ए बी सी और डी चारों कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न, आदिवासियों में टोटम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए। आदिवासियों में टोटमी चित्रों को दीवार में अंकित करने की प्रथा है। मृत्यु स्तंभ पर भी टोटम चिन्ह अंकित किए जाते हैं। लिंग टोटम स्त्री व पुरुष के लिए समान होते हैं। जनजातियों में निर्जीव वस्तुओं एवं कुछ सजीवों के टोटम है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंग टोटम स्त्री व पुरुष के लिए समान होते हैं। यह कथन क्या है? असत्य है। बाकी ये जो ए बी और डी कथन क्या है? सत्य है। 17वां प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS की शुरुआत कब हुई थी? 97, 98, 99, 2000, 95, 96 या 93, 94? कब EMRS की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 1997, 98। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI ने सकल घरेलू उत्पाद GDP, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की आधार वर्ष श्रृंखला में व्यापक संशोधन की घोषणा करते हुए
नई व्यवस्था के तहत जीडीपी आईआईपी का आधार वर्ष खालिस्तान तथा सीपीआई का आधार वर्ष निर्धारित किया गया है। क्या आएगा खालिस्तान में? चार ऑप्शन है आपके सामने। क्या आना चाहिए खालिस्तान में? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 2023-24 यहाँ आएगा, और यहाँ पर आएगा 2024, मतलब जीडीपी आईआईपी के लिए 2023 22-23 सॉरी, और सीपीआई के लिए क्या रखा गया है? 2024। अगला प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस 2018-20 की तुलना में मध्य प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। प्रदेश की मातृ मृत्यु दर एमआर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 173 से घटकर खालिस्तान, और शिशु मृत्यु दर आईएमआर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 41 से घटकर खालिस्तान दर्ज की गई है। क्या आएगा खालिस्तान में? चार ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यहाँ पर 143 से घटकर 142 हो गई है, और शिशु मृत्यु दर आईएमआर जो है प्रति जीवित जन्मों पर 41 से घटकर 37 हो गई है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? आशा दोरजी, बॉन्डी वर्मा, निवेदिता दुबे या रूबल नागी? कौन बनी है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला सदस्य? इसका आंसर क्या है? निवेदिता दुबे जी है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला सदस्य बनी है। 74वां प्रश्न है, सीता मऊ साहित्य महोत्सव 2026 का द्वितीय संस्करण 6 जनवरी 2026 को मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील के लदुना ग्राम स्थित सेवा कुंज परिसर में आयोजित हुआ। इस महोत्सव का शुभंकर क्या था? मटरू, शेरू, वीरा या अभियंकर? क्या शुभंकर था इसका सीतामऊ साहित्य महोत्सव 2026 का? ऑप्शन ए हो जाएगा मटरू। फिर अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2026 नामक मेगा युद्ध अभ्यास कहाँ किया जाएगा? वायुसेना द्वारा कहाँ किया जाएगा वायु शक्ति 2026 का? प्रश्न सीधा सा है, पोखरण, चांदीपुर, विशाखापट्टनम या लद्दाख में? कहाँ पर होगा? इसका आंसर होगा पोखरण में होगा, पोखरण राजस्थान में। ठीक है। 76वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO को मजबूत बनाने और वैश्विक व्यापार प्रणाली को सुधारने के लिए एक नई वैश्विक पहल तरंजा TRANJA की शुरुआत किसके द्वारा की गई? विश्व बैंक, NSE इंटरनेशनल, विश्व आर्थिक मंच या कर्ष इंटरनेशनल? किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, कट्स इंटरनेशनल द्वारा की गई। दोस्तों ध्यान रखना है। फिर एक अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, आयुर्वेद का धन्वंतरी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या जबलपुर में? धन्वंतरी इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगा? यह खुलेगा उज्जैन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्राफ्टेड फॉर द फ्यूचर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, कलकत्ता, गुरुग्राम या अजमेर? कहाँ पर हुआ था क्राफ्टेड फॉर द फ्यूचर प्रदर्शनी का आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में चर्चा में रहे नूरपूह वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मेघालय के पूर्व जयंतिया हिल्स जिले जोवाई के निकट स्थित है। इस अभ्यारण्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण लूखा नदी करती है। इस अभ्यारण्य में घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक सही, दो सही, एक और दो, एक दो तीन, कौन से सही हैं आपको बताना है। इसका उत्तर भी होगा ऑप्शन डी, एक दो तीनों कथन सही है। जो नूरपो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है? यह मेघालय के पूर्व जयंतिया हिल्स जिले की जुवाई के निकट। इस अभ्यारण्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण लुखा नदी करती है और घने सदाबहार, अर्ध सदाबहार वन इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस जिले में 500 हेक्टेयर में जंगल जू सफारी विकसित करने के निर्देश दिए हैं जो रिलायंस के वनतारा मॉडल पर आधारित होगा? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर वनतारा मॉडल पर आधारित जंगल जू सफारी विकसित की जानी है 500 हेक्टेयर में? तो इसका उत्तर क्या है?
ऑप्शन सी उज्जैन में बनाई जाएगी। फिर है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मदर फंड एवं डाटर फंड निवेश संबंधित है बैंक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से, कृषि या महिला सशक्तिकरण से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मदर फंड और डाटर फंड निवेश। फिर अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा, निवेश संवर्धन ब्यूरो द्वारा, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के द्वारा। कौन जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग? ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकला तथा उनके प्रमुख केंद्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जरी प्रिंट भोपाल, चंदेरी साड़ी अशोकनगर, बाग प्रिंट धार, बत्तोबाई गुड़िया झाबुआ। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, बत्तोबाई गुड़िया झाबुआ सुमेलित नहीं है। फिर कहाँ से सुमेलित संबंधित है बत्तोबाई की गुड़िया? कमेंट करके बताइएगा। 84वां प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कोदो कुटकी उत्पाद के लिए किस जिले का चयन हुआ है? शहडोल, नीमच, डिंडोरी, पन्ना। कौन सा जिला कोदो कुटकी के लिए चुना गया है निम्नलिखित में से? आपको बताना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका उत्तर? सी हो जाएगा, डिंडोरी जिला। 85वां प्रश्न दोस्तों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश के सतत विकास लक्ष्यों में लक्ष्य दो क्या है? भूखमरी उन्मूलन में कौन सी श्रेणी हासिल की है? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, इनमें से कोई नहीं। कौन सी श्रेणी हासिल की मध्य प्रदेश ने एसडीजी 2 में? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एस्पिरेंट की। 86वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करेरा मुख्य रूप से किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन, आभूषण या लकड़ी का काम। शिवपुरी जिले का करेरा किस कलात्मक कार्य के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, धातु कर्म के लिए। 87 नंबर पे देखें, सरकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बैंक केंद्र सरकार के सरकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। आरबीआई केंद्र सरकार का नियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण है। इनकी उत्पत्ति 1904 के सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम के अधिनियमन से हुई। आरबीआई इन बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये बैंक केंद्र सरकार के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। 88वां प्रश्न देखें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी विशेष रूप से स्थलीय जीवन लाइफ ऑफ लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है? 13, 14, 15 या 16 कौन सा है वह 17 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य? तो स्थलीय जीवन वाला लक्ष्य कौन सा? ऑप्शन सी, एसडीजी 15 मतलब 15। अगला प्रश्न, संपोषित विकास की अवधारणा जोर देती है पर्यावरण की चिंता किए बिना तेजी से औद्योगिकरण पर, भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जाने पर, आर्थिक वृद्धि पर, जनसंख्या वृद्धि को कम करने पर। किस पर जोर देती है संपोषित विकास की अवधारणा? ऑप्शन बी इसका, भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किए जाने पर जोर देती है। 90वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ 2005 में निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए किया गया था? मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाना, संस्थागत प्रसव में वृद्धि करना। क्या होगा सही विकल्प इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इंटरनेट में उपयोग किया जाने वाला पोर्ट एड्रेस खालिस्तान बिट का होता है, कितने बिट का होता है? ऑप्शन बी 16 बिट का होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का।
ठीक है, पोर्ट एड्रेस। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में सही कथनों का पहचान करना है आपको। यंत्र अधिगम एआई का एक उपसमूह है। पर्यवेक्षित अधिगम में चिन्हित निवेशी डाटा के बिना कंप्यूटर सिस्टम को प्रशिक्षित किया जाता है। मशीनें जांच और भूल के माध्यम से सीखती है और उन्हें प्रबलन अधिगम के दौरान प्रतिफल मिलता है। अब कोड दिए आपको ए बी, ए सी, बी सी या ए बी सी सभी कथन सही। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और सी। 93 नंबर पर है प्रश्न, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है ब्राउज़र, वेब व्यूअर, स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर। क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, ब्राउज़र कहा जाता है। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे ब्राउज़र कहा जाता है। 94 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा आज क्लाउड सेवा का उदाहरण है? गूगल ड्राइव, सेल्स फोर्स, अमेजॉन S3, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेजॉन S3 IaaS क्लाउड सेवा का उदाहरण है। 95 पर है, कौन सा कथन सही है चुनना है आपको। पहला, ईमेल के लिए टू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हो या उतने एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हैं। एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता। ईमेल में BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। एक, एक दो, एक तीन, ये उपरोक्त सभी कौन से कथन सही है बताना है आपको, चुनना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक और तीन, एक और तीन कथन सही हैं। फिर यहाँ आपका एक जोड़ी बनाने वाला प्रश्न आया हुआ है, स्तंभ एक स्तंभ दो में बिंग के सामने सोशल नेटवर्किंग, फ्लिपकार्ट के सामने ईमेल, फेसबुक के सामने सर्च इंजन, गूगल क्रोम के सामने ऑनलाइन शॉपिंग, जीमेल के सामने वेब ब्राउज़र। 5 की जोड़ी आपको बनाना है यहाँ पर। तो इसकी सही जोड़ी क्या बनने वाली है? ऑप्शन बी में जो दिया है वह जोड़ी बनेगी, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का ई और 5 का बी हो जाएगा। बना लीजिएगा जोड़ी आप इसकी। अगला प्रश्न, कंपाइलर के विश्लेषण भाग में सोर्स प्रोग्राम की जानकारी को इकट्ठा और संग्रहित जिस डाटा स्ट्रक्चर में किया जाता है वह है सिंटेक्स टेबल, इंफॉर्मेशन टेबल, सिंबल टेबल या वेरिएबल टेबल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंबल टेबल में किया जाता है। 98वां प्रश्न, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? वह इसे ज़्यादा गर्म होने से बचा सकता है, वह अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है, वह डेटा का बैकअप ले सकता है। कैसे बचाएगा आपके डिवाइस को एंटीवायरस? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्पाइडर क्या है? वेबसाइट देखने के लिए एक एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, एक हैकर जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। क्या है स्पाइडर? तो ऑप्शन सी, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है। लास्ट क्वेश्चन है, 100वां प्रश्न, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन में सक्षम बनाता है। कारण, उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन में सक्षम बनाता है। और क्या है इसका दूसरा वाला? आर गलत है क्योंकि उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये थे आपके लिए 100 प्रश्न और टेस्ट नंबर 12 था यह मॉडल पेपर का। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द आपसे। जय हिंद साथियों।